गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। स्वागत है हमारे ड्रीम क्लासेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ के बहुविकल्पी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के बहुविकल्पी प्रश्न, वो भी मैथ्स के। ओके, मैथ्स के बहुविकल्पी क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स का एग्ज़ाम 1 मार्च को है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम है 1 मार्च को। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे कि हम लोग आज के दिन 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये 2024 में पूछा गया है। 2024 के सेट का HV सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो त्रिघात बहुपद सीधे सीधे लिखा है त्रिघात यानी कि जितनी घातें उतने शून्यक, जितनी घातें उतने शून्यक, अधिक से अधिक उतने शून्यक है ना। तो एक त्रिघात बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे देख लो। 140 का मतलब हो गया 14 गुणे 10। ठीक है, 14 गुणे 10 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं सीधे सीधे 140 स्टार्ट करिए, 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, जहाँ मिलेगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणा 7 वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। हम लोग जानते हैं अच्छे से कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका भी सही आंसर बनेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें इनके अनुपातों को देखना होगा ना। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करने पर क्या आ जाएगा? a1 x के गुणांक में कितना दे रखा है? 1। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, a1 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, यहाँ से a1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1। और फिर निकालेंगे b1, तो b1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 2। और c1 की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगी। ठीक है,
ऐसे ही a2 की वैल्यू निकालेंगे तो -3, a2 की वैल्यू -3, और b2 की वैल्यू निकालेंगे तो -6, और c2 की वैल्यू निकालेंगे तो +1। ठीक है, अब अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू -3, तो 1/-3। ऐसे b1/b2 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू यहाँ से है 2 और यहाँ से -6, तो b2 की वैल्यू -6, तो कितना हो जाएगा 1/-3। ठीक है, ऐसे c1/c2, c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 1, यानी 5/1 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये 1/-3 और 1/-3, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, a1/a2 b1/b2, मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 है, बट c1/c2 बराबर नहीं है। ठीक, ऐसी कंडीशन में, जब ऐसी कंडीशन होती है तो रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, और समांतर रेखाओं में कोई हल प्राप्त नहीं होता है ना। ठीक है, तो ऐसी रेखाओं में कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं, जिसमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कोई हल नहीं है। ठीक, तो इसमें पहले में दे रखा है अद्वितीय हल, दूसरे में दे रखा है 2, है ना, और अपरिमित रूप से अनेक हल, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समांतर श्रेणी -5, -1, 3 और 7 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर होता है दूसरा पद, मतलब a2 -a1 बराबर, ठीक है, तो d बराबर क्या होता है a2 -a1, दूसरा पद, यानी कि -1 और माइनस का 5। ठीक है ना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा -1 और +5। 5 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4, डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c का बराबर 0 का विविक्तकर होगा। विविक्तकर के लिए क्या होता है फार्मूला, विविक्तकर d बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, अगर इस तरीके का समीकरण दे रखा है ax² + bx + c, तो ये मानक समीकरण है, और मानक समीकरण जब होता है तो विविक्तकर b² - 4ac होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, b² - 4ac, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बीच की दूरी के लिए फार्मूला, तो यहाँ से पहले हम इस, ये हो गया x1 का मान, ठीक है, और ये हो गया y1 का मान, ठीक, ये हो गया x2 का मान, और ये हो गया y2 का मान। ठीक, बीच की दूरी का फार्मूला होता है बीच की दूरी। ठीक, तो बीच की दूरी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू पुटअप कर लो, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, x2 की वैल्यू 4 है, तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस फिर 1 - 3 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर, 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस फिर 1 में 3 गया तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 + 4, और 4 4 कितना होता है 8, और 8 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 होता है। 8 का वर्गमूल कितना होता है 2 अंडर रूट 2, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। मूल बराबर होने के लिए सबसे पहले तो समीकरण की तुलना ax² किससे,
ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -12 और c की वैल्यू m आ जाएगी। ठीक, ए बी सी की वैल्यू ये हो गई है ना, यानी कि पहले वाली a की वैल्यू, ये -12 b की वैल्यू और m क्या हो गई, c की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से हमें फार्मूला क्या लगाना है, मूल बराबर हैं, और मूल बराबर होने के लिए विविक्त कर 0 होता है। मूल बराबर होने के लिए क्या हो जाएगा, विविक्त कर b² विविक्त कर 0 होता है। ठीक है, विविक्त कर क्या हो जाएगा 0, यानी कि b² -4ac बराबर 0। b की वैल्यू यहाँ से देख लो -12, तो आ जाएगा -12 का स्क्वायर प्लस, है ना, और 4ac तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, a की वैल्यू 3 है, 3 आ जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू m है तो m आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस होता है, सॉरी, यहाँ पर माइनस दे रखा है, -4ac है ना। ठीक है, तो ये बन गया, तो कितना आ गया, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4×3=12m। ठीक है, और बराबर में 0, 12m को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 144 बराबर 12m आ जाएगा। तो m की वैल्यू निकालने के लिए 12 को 144 के बटे में ले जाएंगे, तो कितना बन जाएगा, 12 से कट जाएगा तो 12 ही आंसर आ जाएगा इसका, है ना। 12 इसका सही आंसर बनेगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बन जाएगा, 12। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, पर उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लो, समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो समबाहु त्रिभुज ऐसे कुछ बनता है। ठीक, सभी भुजाएं, अब शीर्षलंब ये बनता है। ठीक है, तो ये भुजा 2a है, ये भी भुजा 2a है और ये भी भुजा 2a। समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित कर देता है, यानी कि ये ए बन गई, ये ए बन गई। ठीक, अब ये एक त्रिभुज है, कैसा, समकोण त्रिभुज, कर्ण 2a है, आधार a है, लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पता नहीं है हमको। ठीक है, तो लंब को हम L से दर्शा लेते हैं। ठीक, लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार a है तो a², ये आ गया 4a² बराबर L² प्लस a²। a² पक्षांतर करेंगे तो 4a² माइनस a² बराबर L²। ठीक है, तो ये आ गया 3a² बराबर L²। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 3a², तो a बाहर आ जाएगा तो a√3 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, a√3 आ जाएगा। प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी, a√3 होगी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, अब इस सारणी को हमें खड़ी बनाना होगा। ठीक है, माध्य निकालने के लिए हमें यहीं पे बना लेते हैं सारणी को। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या करना होता है, सारणी में कुछ खास नहीं है, जो वर्ग अंतराल है इनको जोड़ के आधा, इनको जोड़ के आधा, इनको जोड़ के आधा, इनको जोड़ के आधा, इनको जोड़ के आधा करना होता है, आधा करके लिखना होगा। 3 1 4 का आधा 2, 5 3 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6 और 9 7 16 का आधा 8 और 9 11 20 का आधा 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया 2 4 6 8 10। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें इतना हो गया है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद क्या करना है, सारणी का माध्य निकालना। माध्य के लिए ठीक है, एफ इंटू फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स,
और अपान में सिग्मा एफ। ठीक है, ये माध्य बराबर होता है ना, माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एक सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ क्या है, तो एफ ये है और ये क्या है, एफ इंटू ये यक्स है। ठीक है, ये क्या है, यक्स है, तो एफ इंटू यक्स निकालना पड़ेगा, है ना। एफ इंटू यक्स निकाल लो, एफ इंटू यक्स निकाल लो, क्या आ जाएगा, 3 दूनाई 6, 2 का 3 से गुणा, है ना, 4 का 2 से गुणा, 4 दूनाई 8, 6 का 4 से गुणा, 6 चौके 24, 8 का 2 से गुणा, 8 दूनी 16, 10 का 3 से गुणा 30 आ जाएगा। ठीक है, इन सब को जोड़ो, 3 2 5 4 9 10 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 11 3 14 हो जाएगा। ठीक, 11 3 14 हो गया, इनको जोड़ना होगा, 8 6 14। ठीक है, 14 इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 30। ऐसे जोड़ते हैं, इकाई से जोड़ लेते हैं ना, 6 4 10 8 10 8 18, 18 6 24 की 4 हासिल 2, है ना, 2 2 1 3 3 6 6 2 8, 84 आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू 84 और सिग्मा एफ की वैल्यू 14। 14 से कटेगा 6 बार में, 14 छंग 84 है ना, 6 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन इसका 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, 6 इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। साइन 27 अंश और बटा कॉस 63 अंश। जब भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो, साइन और कॉस में हो, टेन और कॉट में हो, सेक और कॉसेक में हो, और इन दोनों कोणों का जोड़ 90 हो, तो मान 1 होता है। ठीक है, 27 प्लस 63 कितना हो जाएगा, 90 अंश, है ना। ठीक है, अगर दोनों कोणों का जोड़ 90 है तो मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कॉस ए बराबर √3/2, तो साइन 2a का मान बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, कॉस ए का मतलब है √3/2। √3/2 कॉस में कितने अंश का मान होता है, कॉस ए बराबर कॉस 30 अंश का, है ना, 30 अंश का मान होता है। तो ए बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो साइन 2a का मान चाहिए हमको, किसका मान चाहिए, साइन 2a। तो साइन 2 गुणा में 30 अंश, 2 गुणा में 30 अंश, यानी कि साइन 60 अंश। और साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2 ही होती है, √3/2 ही होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, चौथा ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 1 + tan² बटा 1 + cot² का मान होगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है कि 1 + tan² का मतलब होता है sec², और 1 + cot² का मतलब होता है cosec², cosec², और sec² का मतलब 1/cos², और cosec² का मतलब 1/sin², और sin² ऊपर चला जाएगा, साइन बटा कॉस क्या बन जाता है, tan बन जाता है। तो tan² इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया, साइन 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होगा, a की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी हैं, ऑप्शन रख के चेक कर लो। ठीक है, जल्दी निकल आएगा। या फिर आप क्या करो, साइन 2a का फार्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, और साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 sin a कट जाएगा, सॉरी 2 sin a था ना। ठीक है, 2 sin a कट जाएगा, तो बचेगा cos a बराबर 1, और 1 cos में cos कितने अंश का मान होता है, cos 0 अंश का। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0 अंश, a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के
चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का चतुर्थांश, परिधि कितनी दे रखी है 22, तो परिधि से त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले, है ना। वृत्त की परिधि 2 पाई r इज इक्वल टू 22 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 22 बटा पाई, 2 पाई, 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो r की वैल्यू आ गई 11 बटा पाई। ठीक है, ये r की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्र, चतुर्थांश का मतलब 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई r की वैल्यू है 11 बटा पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1/4 इंटू 11 का 121 बनेगा, और इंटू में पाई, एक पाई कट जाएगा, पाई का मतलब हो गया 22/7, तो आ जाएगा 1/4 गुणा में 121 बटा में 22/7, और ये 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना कितना हो जाएगा, 121 गुणा में कितना, 1/4 गुणा में 121 गुणा में 7, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 4 तो है ही है, और 22 आ जाएगा। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, और 11 से काटोगे तो 11 11 121, 11 सत्ते 77, और 2 चौके 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका बन जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। कैप्सूल संयोजन है, कैप्सूल, कैप्सूल कैसा होता है सभी लोग जानते हो, कैप्सूल लगभग ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है कैप्सूल लगभग। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो इसमें 2 अर्धगोले जुड़े होते हैं, और साथ साथ एक एक क्या होता है, एक होता है बेलन, और 2 होते हैं अर्धगोले। एक होता है बेलन और 2 होते हैं अर्धगोलन। तो एक बेलन 2 अर्धगोलों का संयोजन है, एक बेलन और 2 अर्धगोलों का संयोजन है कैप्सूल। ठीक है, तो ये हो गया 16 का बी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 17 नंबर दिया हुआ है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रमशः 32 और 35 हो तो उनका माध्यक होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, बहुलक बराबर माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध है ना। ठीक है, तो उसके लिए होता है फार्मूला, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, रख दो मान, बहुलक की वैल्यू है, माध्य पहला 32 है और बहुलक कितना है 35 है, बहुलक की वैल्यू है 35। ठीक है, 3 गुणा माध्यक नहीं दे रखा है तो माध्यक निकालना है हमको। ठीक है, -2, माध्य की वैल्यू है 32। ठीक है, तो 35 और प्लस 32 दूना 64 बराबर में 3 माध्यक, 3 गुणे माध्यक। ठीक है, 3 बटे में आ जाएगा, 5 4 9 और 6 3 9, 5 4 9 6 3 9, 99/3 माध्यक के बराबर। तो यहाँ से 3 से कटेगा तो 33 आ जाएगा, यानी कि माध्यक आ गया 33। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 33। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग के लिए तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, है ना। देख लो बारंबारता सबसे ज़्यादा कौन है, 19, बहुलक वर्ग 15 से 20, बहुलक वर्ग 15 से 20, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, 2 पाँचों को एक साथ उछालने पर दोनों पाँचों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 8 होने की प्रायिकता। ठीक है, अब दोनों पाँचों पर 8 आने का क्या मतलब है, 5 पर 6 से बड़ी संख्या मिल नहीं सकती। ठीक है, और दोनों पाँचों पर 10 आने की प्रायिकता है ना, 10 योगफल होना चाहिए, तो यानी कि दोनों पाँचों पर जो अंक प्राप्त होंगे उनका योग 10 होना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 6, और इसके साथ 6 के साथ 4 जोड़ सकते हैं तब 10 मिलेगा, और इसके अलावा तो और कोई संख्या जोड़ नहीं सकते। ठीक, और 4 के साथ 6 जोड़ सकते हैं तो 10 मिल जाएगा,
यानी कि ऐसी 2 ही घटनाएं हैं जहाँ पर योगफल 10 प्राप्त होगा। ठीक है, और 2 500 को एक साथ उछाला जाता है तो 2/36 आ जाएगा। 1 मिनट, 2 घटनाएं नहीं मिलेंगी क्योंकि 6 के साथ 4 के साथ 6, फिर 5 के साथ 5 भी तो मिल जाएगा ना, 5 5 10 होता है, फिर 6 के साथ 4, यानी कि 3 घटनाएं मिल जाएंगी। नहीं, 3/36, 1/12, 1/12 इसका सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासे की बात करें तो पासे को अगर एक बार फेंका गया तो 1 से 6 तक के अंक प्राप्त होंगे। सम संख्या उनमें से सम संख्या 2 4 6, यानी कि 3 ऐसे संख्याएं हैं जो सम है। 3/6 इसकी प्रायिकता, यानी कि 1/2 इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 इसका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और अगले 20 क्वेश्चन के लिए चलिए अगले 20 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो